तो कक्षा 9वीं के छात्र लगातार से कमेंट कर रहे थे कि हमारा 9 दिसंबर को हिंदी का पेपर होने वाला है, हमारा पेपर लेकर के आइए। तो आ चुका है आपके 9 दिसंबर के हिंदी के पेपर के लिए मॉडल पेपर, जिसे हम पूरा का पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। देखिए, पूरे क्वेश्चन के आंसर के साथ मैं आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ। हर एक क्वेश्चन का आंसर यदि आप याद करके चले जाओगे ना, तो एग्जाम में बहुत अच्छे अंक ला करके आओगे। क्योंकि ये कोई आपका, देखिए, ये कोई आपका ऐसे नहीं है कि इसमें से पूछा नहीं जाएगा। बहुत सारे क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलने वाले हैं, और इसको यदि पूरा देख लिया ना भाई, हल्के में मत लिया करो क्वेश्चंस को कभी भी। मैं क्वेश्चन प्रोवाइड करा दूं, आपके पेपर में पूछे जाएंगे, इनमें से क्वेश्चन तैयार करके ही जाना। क्योंकि सभी 1 से लेकर के पूरे 23 तक के सभी प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो में कवर हो जाएंगे। तो भाई वीडियो को पूरा देख लेना, ताकि सभी क्वेश्चन के आंसर कवर हो जाएं। चलिए हम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम आपके निर्देश पढ़ लेते हैं, जो कि देखिए सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक हमारे 1-1 नंबर के प्रश्न है। फिर 6 से 17 तक हमारे 2-2 नंबर के प्रश्न है। 18 से 20 तक हमारे 3-3 नंबर के प्रश्न है। 21 से 23 तक हमारे 4-4 नंबर के प्रश्न है, जिसमें निबंध, एप्लीकेशन सारे के उत्तर मैं आपको बताऊंगा, है ना। तो वही आपके आएंगे। देखिए, यह प्रश्न पत्र केवल अभ्यास हेतु है, इसको ध्यान दीजिएगा, है ना। तो पूरा कंप्लीट करने वाले हैं भाई। सभी के आंसर्स मैंने यहाँ पे कंप्लीट करके आपके लिए रखे हैं। देखिए, पूरे आंसर्स हैं। तो पूरे आंसर बिल्कुल याद करके चले गए ना, जो भाई मैं कह रहा हूँ पेपर में आप लोग आग लगा दोगे। देखिए, सबसे पहले हमारे यहाँ पे सही विकल्प के क्वेश्चन आ जाते हैं 6 नंबर के। पहला क्वेश्चन है, वीरगाथा काल के श्रेष्ठ महाकाव्य का नाम है। तो सभी को पता होगा पृथ्वीराज रासो। इसका आंसर याद कर लेना, जल्दी जल्दी बताते चलता हूं क्योंकि पेपर के लिए टाइम नहीं है। अगला है आपका कैदी और कोकिला रचनाएं। तो किसकी रचना है? दिनकर की, जयशंकर प्रसाद की, निराला की, माखनलाल चतुर्वेदी की। तो माखनलाल चतुर्वेदी की। नेक्स्ट है आपका, काव्य के भेद माने गए हैं 2, 3, 4, 6। तो काव्य के 2 भेद माने गए हैं। कौन कौन से? दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य। अगला है आपका, झूरी के साले का नाम क्या था? मोती, सुरेश, गया, हीरा। तो क्या था? गया। याद रखना इसको। नेक्स्ट आपका, विचार विनिमय के माध्यम को कहते हैं। तो भाषा, शब्द, क्रिया, वाक्य। तो भाषा याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा, फणीश्वर नाथ रेणु के प्रसिद्ध आंचलिक महाउपन्यास का जो है नाम क्या है? तो क्या है? मेलांचल। इस तरीके से हमारे 6 नंबर के सही विकल्प होते हैं कंप्लीट भाई। आगे बढ़ते हैं हम आपके रिक्त स्थान वाले प्रश्नों की ओर। कबीर रस खान बार बार खाली स्थान में जन्म लेना चाहते हैं। तो कहाँ पे? ब्रज गोकुल में। ये आंसर आप लगा लीजिएगा। इसका आंसर क्या लिखेंगे? ब्रज गोकुल। ये रहेगा भाई। ठीक से दिख नहीं रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप सुनते जाइए, बिल्कुल याद करते जाना। कविता के शाब्दिक अनुशासन का नाम खालिस्तान है। रस, छंद, अलंकार। देखिए, शाब्दिक अनुशासन की बात की जा रही है यहाँ पे, तो उसका नाम क्या है? छंद है। तो छंद बिल्कुल से इसको लिख लो। नेक्स्ट है आपका, अर्थालंकारों में चमत्कार खालिस्तान के कारण। तो भाई उसका नाम ही अर्थ अलंकार। तो उसका क्या? अर्थ के कारण। नेक्स्ट हमारा, महादेवी वर्मा के बाबा उन्हें खालिस्तान बनाना चाहते थे, तो उन्हें क्या? वकील बनाना चाहते थे, है ना। वकील, विदुषी होगा इसका आंसर शायद। विदुषी याद रखिएगा, वकील नहीं, है ना। नेक्स्ट है आपका, अनंत का विलोम खालिस्तान है। अंत बड़ा। तो अनंत का क्या होता है? अंत। विलोम की बात की जा रही है। रीढ़ की हड्डी एकांकी में कुल कितने पात्र हैं? तो 6 पात्र हैं, 5 पात्र हैं, 4 पात्र हैं। तो कुल 6 पात्र हैं। ये आपका आंसर यहाँ पे हो जाता है। इस तरीके से हमारी जो है रिक्त स्थान और सही विकल्प होते हैं 6 नंबर के कंप्लीट। इसके बाद आ जाती है हमारी 3 नंबर के प्रश्न में। यहाँ पूछे गए हैं आपके सत्य और असत्य। पहला है, कबीर एक समाज सुधारक थे। तो इसका बिल्कुल सत्य लगा देना है। सत्य इस तरीके से पहले का लिख दीजिएगा। नेक्स्ट है आपका, संचारी भाव की संख्या 35 है। तो भाई नहीं, क्योंकि संचारी भाव 33 होते हैं, तो ये हमारा क्या? असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, मंगोलों का मोह लाल होता है। तो बिल्कुल सत्य है, आपको इसका सत्य लगा देना है। दूसरे का क्या था? असत्य, है ना। नेक्स्ट हमारा, कहानी गद्य की गौड़ विधा में आती है। तो बिल्कुल ये आपका कहानी गद्य की गौड़ नहीं आती भाई, मुख्य है। तो आपका क्या है? ये आपका असत्य हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे यहाँ तक होते हैं सत्य असत्य कंप्लीट, और ये सारे क्वेश्चन कंप्लीट। इनके स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए अच्छी तरीके से। चलिए बढ़ते हम आपके अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर देखिए, सॉरी, यहाँ में यहाँ जाना था। ये रहेगा आपका 5वां रहेगा आपका, भूपति में ती उपसर्ग है। तो ती उपसर्ग नहीं है इसमें, क्योंकि उपसर्ग कहाँ पे? आगे लगते हैं। तो इसमें ये आपका असत्य हो जाएगा, है ना। तो इसको आपको जो है असत्य लगा देना है। नेक्स्ट आपका, लेखिका मृदुला गर्ग की 3री नंबर की बहन का नाम चित्रा था। तो ये आपका बिल्कुल जो है सत्य यहाँ पे हो जाएगा। इस तरीके से हमारे यहाँ तक सत्य सत्य कंप्लीट हो चुके हैं। और जल्दी से कर दो चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि अगला सामाजिक का पेपर है, बिल्कुल मैं जल्दी ही उसका वीडियो लाने वाला हूँ। नेक्स्ट है, सही जोड़ी का मिलान करके लिखिए लाल दद्द। इसकी जोड़ी आपकी कहाँ से मिल जाएगी? कश्मीरी कवित्री से। यहाँ पे मिला देनी पहले की जोड़ी, है ना। पहले की जोड़ी कहाँ पे मिला देनी है? कश्मीरी कवित्री से। सेकंड है, आग का तत्सम। तो कौन होता है? अग्नि होता है ना। यहाँ पे सेकंड की जोड़ी मिल जाएगी। थर्ड था आपका सवैया। तो ये सवैया क्या है? एक वार्णिक छंद है। तो यहाँ पे इसकी जोड़ी मिल जाएगी तीसरे की।
चौथा था आपका हरिशंकर परसाई, तो ये हरिशंकर परसाई हंसते हैं रोते हैं इनकी एक रचना है, ये 4 की जोड़ी। इसके बाद 5वां है इंद्र का पर्यायवाची, तो सुरपति होता है, ये 5वें की जोड़ी। इसके बाद 6 है बागलकोट, तो ये बागलकोट क्या है, कर्नाटक का एक छोटा सा कस्बा है। इस तरीके से हमारी 6 की 6 सही जोड़ियाँ कंप्लीट होती हैं। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए आसानी से, ये आपके सामने रहेंगी। नेक्स्ट हमारे यहाँ आ जाती हैं निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या वाक्य में लिखिए, है ना। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है, इस गांव में शहरी मेहमान की सज धर कर मतलब दामाद की तरह सज धर के कौन आया था, तो कौन आया था, मेघ यानी कि बादल। बादल भी इसका उत्तर लिख सकते हैं, मेघ आए थे, मेघ लिखिएगा तो सही रहेगा। नेक्स्ट आपका रहेगा यहाँ पे प्रबंध काव्य के भेदों के नाम लिखिए। तो प्रबंध काव्य के 2 भेद होते हैं, कौन कौन से, महाकाव्य व खंड काव्य, ये आप इनको उत्तर में लिख दीजिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, श्यामचरण दुबे ने किस विश्वविद्यालय से जो पीएचडी की उपाधि प्राप्त करी थी, तो कौन सी यूनिवर्सिटी से, इलाहाबाद, कौन सी, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, पूरा विश्वविद्यालय लिख लीजिएगा, है ना, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद रचना के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं, रचना की दृष्टि से कितने होते हैं, 3 होते हैं, रचना की दृष्टि से वाक्य के प्रकार 3। नेक्स्ट हमारा आ जाता है यहाँ पे, लेखिका मृदुला गर्ग की परदादी ने मंदिर में जाकर क्या मन्नत मांगी थी, उन्होंने मन्नत मांगी थी कि लड़की पैदा हो घर में, ना, क्या, लड़की पैदा होने की जो है मन्नत मांगी थी। नेक्स्ट हमारा, इस जल प्रलय में पाठ में बाढ़ के पानी को क्या कहा गया है, तो इस जल प्रलय में बाढ़ के पानी को जो है प्रलयंकारी कहा गया है, क्या, प्रलयंकारी, ये आपका आंसर इसका प्रलयंकारी आपको लिख लेना है। क्या लिखेंगे इस तरीके से, प्रलयंकारी, ये आपका आंसर इसका हो जाएगा, ये रहेगा उत्तर आपके 6वें वाले का। तो इसके बाद हमारे आ जाते हैं 6 नंबर का प्रश्न है आपका, जो कि 2 अंकीय प्रश्न है। यहाँ पे देखिए कहता है, पद्य साहित्य के इतिहास को कितने कालों में बांटा गया है। अब हम इन सभी क्वेश्चन के आंसर आपको बताते चलेंगे। ये क्वेश्चन आपके रहे 6 नंबर का प्रश्न कहता है, पद्य साहित्य के इतिहास को कितने कालों में बांटा गया है, क्रम से कालों के नाम लिखिए। अथवा क्वेश्चन है, नई कविता के कोई 2 कवियों के नाम उनकी रचना के साथ लिखिए। तो चलिए मैं आपको इनके उत्तर आपकी स्क्रीन पर दिखा देता हूं। तो ये रहेगा आपके सामने इसका उत्तर, ये रहेगा, देखिए पद्य साहित्य के इतिहास कालों को कितने कालों में बांटा गया है, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, इस तरीके से 4 कालों में बांटा गया है। नेक्स्ट आपका आ जाता है सुमित्रानंदन पंत अथवा माखनलाल चतुर्वेदी, है ना, का क्या करना है, इनकी विशेषता लिखनी है भाव सुंदर के साथ। तो चलिए मैं इसका उत्तर आपको सामने दिखा देता हूँ। ये रहेगा आपका सुमित्रानंदन पंत का जो है कवि परिचय, इस तरीके से लिख दीजिएगा, ये रहेगा, है ना। 8वें नंबर का प्रश्न है आपका, कवि पंत ने गाँव को मरकत डिब्बे सा खोला क्यों कहा है ना, इसका उत्तर आपको लिखना था। चलिए इसका उत्तर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये रहेगा आपके सामने इसका उत्तर, कवि पंत ने मरकत डब्बे से गाँव को क्यों कहा है। अगला 10 नंबर का प्रश्न आ जाता है हमारा, सवैया छंद की परिभाषा लिखिए, है ना, किस शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है ना, तो अंग्रेजी शासन, इसके आंसर में लिख देना है अंग्रेजी शासन के, है ना, ये आंसर मैं यहीं पे आपको करवा देता हूँ। इसका मतलब अंग्रेजी शासन की तुलना जो है तम के प्रभाव से की गई है ना। इसके बाद है सवैया छंद की परिभाषा, तो ये रहेगा आपका सवैया छंद की परिभाषा का उदाहरण अंतर मतलब परिभाषा से है, तो 2 अंक में था आपका, इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। इसके बाद आ जाता है आपका अगला प्रश्न, महाकाव्य और खंड काव्य में कोई 2 अंतर लिखिए। तो ये रहेगा आपके महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर देख सकते हैं। महाकाव्य का है, खंड काव्य का कलेवर जो है सीमित होता है, महाकाव्य का क्या होता है, विस्तृत होता है। इस तरीके से ये सारे अंतर दिए गए हैं, 2 अंतर आप याद कर लीजिएगा। अथवा में क्वेश्चन आ जाता है आपका, उपमा अलंकार की परिभाषा लिखिए। तो इसकी परिभाषा आपको क्या लिखनी है, जहां देखिए, जहां काव्य में जहां किसी व्यक्ति या वस्तु की जो है क्या किया जाए, कि मतलब तुलना की जाए, है ना, तुलना की जाए, उपमा की जाए एक तरीके से, है ना। तो ये क्या हो जाता है आपका यहाँ पे, तो उपमा अलंकार होता है। इसका उदाहरण लिख देंगे, चांद सा मुखड़ा, है ना, चांद सा मुखड़ा, इस तरीके से लिख दीजिएगा, ये आपका उसका उदाहरण हो जाएगा। इसमें अगला क्वेश्चन है, गद्य की प्रमुख विधाओं के नाम, तो क्या लिख देंगे, कहानी हो गई जैसे, है ना, निबंध हो गया, निबंध लिख दीजिएगा, है ना। तो ये इसके उत्तर हो जाएंगे, कहानी, निबंध, उपन्यास, है ना। तो ये क्या हो जाएंगे, गद्य की प्रमुख विधाएं हो जाएंगी। आपका 2 नंबर का प्रश्न कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे, क्वेश्चन कहता है व्यंग विधा का सामान्य परिचय लिखिए, इसे कंप्लीट कर लीजिएगा। इसके बाद है मुंशी प्रेमचंद, है ना, 13 नंबर का प्रश्न है आपका, मुंशी प्रेमचंद्र या फिर महादेवी वर्मा, है ना, इनकी 2 आपको रचनाओं सहित इनका क्या करना है, कवि परिचय लिखना है। तो यहाँ पे देखिए आपके सामने दिया गया यहाँ पे महादेवी वर्मा का जो है कवि परिचय, इनकी रचना क्या दी गई है, यामा और नीरजा, इनका कवि परिचय नहीं लिखना, आपको केवल रचना और साहित्य में स्थान लिखना था। देखिए क्या कहा गया है, उनकी रचना लिखिए और साहित्य में उनका स्थान लिखिए। तो ये इनकी रचना रही यामा और नीरजा महादेवी वर्मा की, और साहित्य में उनका स्थान है छायावादी युग की प्रमुख कवित्री हैं, है ना। इस तरीके से लिख दीजिएगा।
अगला प्रश्न हमारा आ जाता है, दो बैलों की कथा के पाठ के आधार पर हीरा और मोती की गहरी दोस्ती के बारे में समझाइए। और इसके अथवा में है, लेखक राहुल शंकरायतन ने डाकुओं से बचने के लिए कौन सा साधन अपनाया। मतलब हम देख लेते हैं हीरा मोती की दोस्ती के बारे में। ये रहेगा आपका आंसर। देखिए, हीरा और मोती की दोस्ती देखिए गहरी थी, क्योंकि वे एक दूसरे के साथ बहुत दिनों से रह रहे थे, एक दूसरे के सुख दुख को समझते थे, है ना, परिस्थितियों में एक दूसरे के जो है साथ देते थे। इसका स्क्रीनशॉट आप कर लीजिए। ये रहेगा आपका 15 का उत्तर। 15 के अथवा वाले का भी उत्तर दिया गया है, इन दोनों को कंप्लीट कर लेना है ना। ये 15 का उत्तर है और ये रहेगा आपके 14 का उत्तर, है ना। देखिए 15 में क्वेश्चन मैंने उत्तर बता दिया इन दोनों का, इसको कंप्लीट कर लीजिएगा, है ना। अथवा में क्वेश्चन क्या है, लेखक राहुल शंकरायतन ने डाकुओं से बचने के लिए तो क्या किया था उन्होंने, भिखारी का वेश जो है, भिखारी, है ना, याद रखिएगा, भिखारी का वेश जो है धारण कर लिया था डाकुओं से बचने के लिए, है ना, उन्हें उल्लू बना दिया। इसके बाद आ जाता है, देखिए हम इनके आंसर देख चुके हैं। इसके बाद आ जाता है आपका 16 नंबर का प्रश्न, जिसमें कहता है निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ जो है लिखते हुए वाक्य में प्रयोग कीजिए। फूला ना समाना, ईद का चांद होना, है ना। अथवा में संधि की परिभाषा एवं प्रकार लिखिए। तो देख लेते हैं हम आपके यहाँ पे इसका उत्तर 16 नंबर के प्रश्न का होता है फूला ना समाना और ईद का चांद होना। ये रहेगा फूला ना समाना और ईद का चांद होना का वाक्य प्रयोग और अर्थ। इसके बाद अथवा में क्वेश्चन था संधि की परिभाषा उदाहरण सहित, मतलब प्रकार सहित। संधि क्या रहेगी, जब दो शब्दों के मिलने से मतलब उनके स्वर या व्यंजन में परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। संधि के 3 प्रकार होते हैं, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। इसे कर लीजिएगा। इसके बाद आ जाता है आपका अगला प्रश्न, बाढ़ पीड़ितों को, है ना, बाढ़ पीड़ितों को तो तर नाव पर क्या क्या सामग्री होनी चाहिए। इसका आंसर आपको लिख लेना है। अथवा में क्वेश्चन रहेगा फणीश्वर नाथ रेणु के मित्रों के नाम लिखिए। तो ये रहेगा आपके इस क्वेश्चन का आंसर, है ना। तो उनके पास क्या क्या होना चाहिए, कपड़े, किट, टाच, प्राथमिक सुरक्षा, चिकित्सा, पानी, सामग्री, ये सारा कुछ होना चाहिए। और फणीश्वर नाथ रेणु के मित्र कौन थे, राम वृक्ष, बेनीपुरी, नागार्जुन आदि जो है इनके मित्र थे। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित 18 नंबर का प्रश्न है, काव्यांश का संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करनी है ना। 3 नंबर का प्रश्न है आपका ये आ जाती है हमारे कहाँ से, रसखान के चैप्टर से लिया गया है ना। ये पढ़ेंगे पहले इसे, तुलीचा डारी, स्वर्ण रूप संसार है, भयकंदी, है ना। ये कबीरदास जी के चैप्टर से है ना, ये कबीरदास जी के चैप्टर से लिखेंगे और इसका भावार्थ आपका दिया गया है ना। इसके बाद 19 नंबर का प्रश्न आपका रहेगा, 19 नंबर का प्रश्न आपका रहेगा, ये रसखान का है ना। इसके बाद है 19 का, निम्नलिखित गद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या लिखिए। मतलब ये आपके दो बैलों की कथा से लिया गया है, प्रेमचंद का, है ना। इसे देख लीजिएगा, ये रहेगा आपका इसका दो बैलों की कथा वाला, इसे कंप्लीट कर लीजिएगा। ये रहेगा, देखिए इसका व्याख्या लिख देंगे, इसका प्रसंग लिख देंगे, दो बैलों की कथा से लिया गया है, मुंशी प्रेमचंद ने ये लिखा है। नेक्स्ट हमारा रहेगा यहाँ पे 20 नंबर का प्रश्न है, यातायात के नियम, है ना। यातायात के नियम पर विषय पर जो है एक अनुच्छेद लिखिए, है ना, 3 नंबर में। तो चलिए हम देख लेते हैं यहाँ पे। इसके अथवा में क्वेश्चन कहता है भविष्य में आप क्या बनना चाहते हैं, अपने बड़े भाई से संवाद लिखिए। देखिए ये रहेगा आपका आंसर, यातायात के विषय पर अनुच्छेद, ये रहेगा आपका पूरा कंप्लीट। इसके बाद अथवा में भविष्य में आप क्या बनना चाहते हैं, इसका आंसर आपका दिया गया है, ऐसे स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपका जाता है 21 नंबर का प्रश्न नीचे दिया गया है, इसे देखिएगा। निम्नलिखित आपठित काव्यांश अथवा पद्यांश को, गद्यांश को पढ़ करके नीचे पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देखिए। इसमें पहला पाद्यांश दिया गया है, पहला समय का सबसे कहना है जीवन चलते रहना है। चलिए आगे के प्रश्न हम आगे के पेज में देख लेते हैं। ये रहेगा इसको मत बर्बाद करो, सदा काम की बात करो, है ना। तो देख लेते हैं इसका आपको जो है शीर्षक क्या लिख देना है, इन्हीं प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। इसका शीर्षक आप लिखेंगे समय का महत्व, है ना। तो समय का महत्व इसका शीर्षक आपको लिख देना है। और इसमें पूछेगा समय किसका मित्र है, तो समय हम सबका मित्र है ना। तो इसका लिख देना है, समय की बात करूँ मतलब समय दुख सुख का मित्र है और जीवन का मित्र है। उपयुक्त काव्यांश का भावार्थ लिखिए, मतलब इसी में समय के बारे में लिख दीजिए, समय की कीमत की जानी चाहिए, है ना। समय ही जो है जीवन में हंसती मुस्कुराती, हमें समय का प्रयोग अच्छी तरीके से करना चाहिए। अथवा में क्वेश्चन था आपका मानव जीवन, आपको एक गद्यांश दिया गया है, आप कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, मतलब इसका शीर्षक और मानव जीवन के लिए मनोरंजन क्यों आवश्यक है। तो इसका शीर्षक आपको लिख देना है मानव जीवन के लिए मनोरंजन की आवश्यकता, मतलब मनोरंजन लिख देना है एक तरीके से ना। इसके बाद है इसका सारांश आपको इसी को पढ़ करके इसका लिख देना है। इसके बाद आपका आ जाता है अपने प्राचार्य को स्थानांतरण प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र लिखिए। तो इसका आंसर आपको इस तरीके से लिख देना है, ये रहेगी आपकी टीसी की एप्लीकेशन हिंदी में यहाँ पे दी गई है। और ये देखिए जहाँ पर खाली स्थान छोड़े हैं वहाँ पे आपको अपना नाम, स्कूल का नाम वगैरह लिख देना है, मैंने जगह छोड़ दी है। ये रहेगा आपका आंसर, है ना। यहाँ पे लिख दीजिए आप अपना रोल नंबर, कक्षा जो भी है लिख दीजिएगा। इसके बाद आ जाता है आपका निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर रूपरेखा सहित निबंध लिखिए। जल संरक्षण, पर्यावरण, है ना, इनमें से किसी एक पर। और क्या है आदर्श विद्यार्थी के गुण। चलिए हम देख लेते हैं आदर्श विद्यार्थी गुण पर आपका निबंध। तो ये रहेगा आपका, सबसे पहले आपको भूमिका या कहें कि प्रस्तावना लिख लेनी है। फिर आप लिखेंगे अनुशासन का अर्थ, विद्यार्थी अनुशासन का अर्थ, विद्यार्थी अनुशासन का महत्व, अनुशासनहीनता के दुष्परिणाम, उपसंहार। तो इस तरीके से आप पूरा कंप्लीट कर दीजिएगा। तो यहाँ तक हम पूरे प्रश्नों के उत्तर आपके कंप्लीट कर चुके हैं। इसे पूरा कंप्लीट करके जाना ताकि आप पेपर में अच्छे नंबर ला सको। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।